बिना पढ़े केमिस्ट्री में लेकर आओ 70% प्लस मार्क। ये वीडियो केमिस्ट्री के दर्द की दवा होने वाला है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप केमिस्ट्री में बिना पढ़े भी 70% प्लस मार्क लेकर आओगे। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिलेंगी, केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक, फिजिक्स में पास होने की ट्रिक, बायोलॉजी में पास होने की ट्रिक। लेकिन मेरा चैलेंज है, आपको मेरे सिवा इन सब्जेक्ट में कोई भी पास नहीं करा सकता। आप सब वीडियो देखकर आए, उसके बाद आप मेरी वीडियो पे आए और कमेंट करके बताएं क्या ये रियलिटी है या नहीं। तो मैं आपको बहुत हाईएस्ट मार्क के साथ बिना पढ़े फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में पास कराने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ऐसा हो जाता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट की तैयारी नहीं हो पाती, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा दूंगा। और ऐसे स्टूडेंट जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी लगातार हमारे चैनल पर वीडियो आ रही हैं। तो अब हम देखने वाले हैं आखिर वो कौन सी ऐसी ट्रिक है, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो सकते हैं। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, मैथ है, आपको सब में बिना पढ़े मैं बहुत अच्छे मार्क के साथ पास कराने वाला हूं। अब हम वीडियो को देखने वाले हैं 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। ये ऐसी क्लास है, यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। मैं बस एक पॉइंट पकड़ूंगा और पूरे चैप्टर के आंसर निकालूंगा, और उस पॉइंट को भी मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे मार्क लाओगे, नो टेंशन। ये एक्सपीरियंस वाली वीडियो है। लास्ट ईयर भी हमने ऑनलाइन लाखों स्टूडेंट को पास कराया है, और ऑफलाइन में तो कंटिन्यू कराते ही कराते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। अगर हम बात करें अपने चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक की, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो एक सिंपल सा वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। आप 12th में हो तो सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉन का तो पता होता है, अगर नहीं भी पता तो बस यहाँ पे इसको याद कर लेना आपको, इलेक्ट्रॉन, राइट। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे एक वर्ड आपको याद करना है, जनरल लाइफ में आप जानते भी हो। एक तो चीजें जोड़े में होती है, जोड़े में, और एक होती है बिना जोड़े की। मान लो सिंगल कोई चीज है, आप अनमैरिड हो तो आप क्या हो, अकेले हो, जोड़े में नहीं हो। आपकी मैरिज हो गई तो आप क्या हो गए, आप जोड़े में हो गए। तो जोड़े को तो सब जानते हैं। दूसरा पॉइंट याद करना है, जोड़ा। अपना चैप्टर फिनिश। अब अगर हम बात करें, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुलन आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको हेडिंग डाल देनी भाई, संक्रमण तत्व, हेडिंग डाली। अब आपको लिख देना है ऐसे तत्व, देखो तत्व को तो कुछ याद नहीं करना, सब यहाँ पे दे रखा है। आपको लिखना है ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मैंने बोला ना, एक पॉइंट पकड़ूंगा, पूरे चैप्टर के आंसर निकालूंगा, बात खत्म। और यहाँ पे जो मुझे पॉइंट बताना है उसको भी मैं आपको ट्रिक के मेथड के साथ समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। तो आपको पहले का आंसर लिख देना है भाई, संक्रमण तत्व यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको लिख देना है वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बात खत्म। फिर आता है, आपको लिख देना है संक्रमण तत्व के गुण। फिर आपको पहला लिखना है चुंबकीय गुण। यहाँ पे मैं दो तरह से बताने वाला हूं, आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आपको करना है। यहाँ पे फिर आपको रंगीन आयन, शॉर्ट में लिख दूंगा जल्दी रहेगा, रंगीन आयन, और फिर यहाँ पे संकुलन आयन, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, सिंपल में भी इसको लिख सकते हैं दो तरह से। जैसे आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखा हुआ तो है रंगीन आयन, तो आपको लिख देना है भाई संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो तो हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, तो आप लिख देंगे कि भाई संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं। बात खत्म। फिर आता है रंगीन आयन, तो आपको लिख देना है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में
नहीं होते हैं। आगे संकुलन आयन, तो इसमें भी आपको यही लिख देना है कि संक्रमण तत्व संकुलन आयन बनाते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो ओनली आप इतना भी लिख सकते हैं, लास्ट वाली बात, जोड़े वाली बात ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लिख दें कि भाई चुंबकीय गुण, तो आप लिख दें संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं, आप लिख दें संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, संक्रमण तत्व संकुलन आयन बनाते हैं। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, याद कुछ नहीं करना है, ट्रिक मेरी है, आप टेंशन ना लो। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये 100% सही है और ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, क्योंकि मैं आईआईटी नीट बोर्ड एग्जाम का एकदम एक्सपर्ट हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मुझे पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मुझे पता है कि मैं क्या लिखवा रहा हूं, आंसर अपने करेक्ट है, नंबर फुल मिलेंगे। उसके बाद इसको अभी करेंगे, उसके बाद हम देखें, इसी को वो ऐसे भी पूछता है, यहाँ पे देखो संक्रमण तत्व क्या है, इसके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। तो आप लिख देंगे संक्रमण तत्व, तो अभी बता दिया मैंने कैसे थ्योरी लिखनी है। अब आता है, आप डाल देंगे संक्रमण तत्वों के चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण, हेडिंग डाल दी, फिर लिख दिया आपने पहला चुंबकीय गुण, फिर आपने लिख दिया आगे उत्प्रेरकीय गुण, लिखा आपने। यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल में लिख देंगे कि संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दिखाते हैं। आगे आप चाहें तो जो लाइन मैंने बताई है आप आगे और लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं। यहाँ पे भी आप उसको ही ऐड कर देंगे, तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। फिर ऐसे भी इसको पूछ लेता है तो आपको इसको भी ऐसे ही कर देना है, ठीक है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखो ट्रिक और टेक्निक को समझें आप बहुत अच्छे से। अगर बात करें, यहाँ पे दे रखा है लेंथेनाइट संकुचन, संकुचन का मतलब होता है किसी का आकार कम हो गया, साइज कम हो गया, संकुचित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आकार कम होना, आकार मीन्स साइज कम होना, कम होना। यहाँ पे ये भी पूछता है कि भाई लेंथेनाइट संकुचन क्या है, ये भी पूछता है। तो पहले उसका आंसर बता देता हूं, आपको लिख देना है लेंथेनाइट, लेंथेनाइट संकुचन, लिख दिया। संकुचन का मीन्स पता है हमें भाई क्या है, आकार कम होना। तो आपको लिख देना है कि लेंथेनाइट का आकार कम हो जाता है, इसको हम लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वो इस तरह से ही पूछता है कि भाई कारण बताइए, तो आप लिख देंगे कि लेंथेनाइट संकुचन का कारण, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे, फिर आप लिख देंगे कि लेंथेनाइट में आंतरिक कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं जिसकी वजह से लेंथेनाइट का आकार कम हो जाता है, इसको लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। प्रभाव को तो सब जानते हैं, तो सिंपल में आपको लिख देना है। चैप्टर अपना यहाँ पे क्लोज ही हो गया, ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछता है इस तरह से रंगहीन और रंगीन आयन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है, विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu प्लस 2 आयन रंगीन होते हैं। फिर आपको क्यों की जगह क्योंकि लगा देना है, क्योंकि 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 लगा दिया। जो रंगीन होते हैं उसमें लिख देना है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं, और जो रंगहीन होते हैं मीन जिसमें कोई रंग नहीं होता उसमें लिख देना है इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। तो सीधी बात है, रंगीन वालों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं और रंगहीन वालों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। इसका आंसर भी निकल गया, बस आपको जोड़ा याद रखना है। अब आता है उपसैचुरेशन संख्या को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा ये क्लोज हो गया जो आपको मैं करा रहा था। अब बात करें उपसैचुरेशन यौगिक की। यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है, बात खत्म, याद मैं कराऊंगा। यहाँ पे लिखो आप करो फैशन, करो फैशन। अपना फैशन जो होगा FECN वाला होगा, फे सी सा और एन ना,
फैशन, करो फैशन, आप याद रखोगे इसको। तो करो का के ले लिया, फैशन का एफ ई और सी एन ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखो के कैसा लग रहा है, अगर मैं ऐसे इसको ऐसे राउंड करूं तो 4 की तरह लग रहा है, उल्टा 4, तो आप यहाँ पे 4 बना दो, बना दिया, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो देखो 4 ये, और एफ ई 1 और सी एन 2, तो कितने को 4 और 2 6, तो इसके नीचे आप 6 लगा दो, ठीक है। करो फैशन से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बीच में है, देखो ये बीच में है, एक इधर और एक इधर, ये बीच में, और बीच वाले को कहते हैं केंद्र, सेंटर। ये तो सिंपल सी बात है, सेंटर केंद्र। तो ये हो गया केंद्रीय, क्या हो गया भाई, ये हो गया अपना केंद्रीय। और ऐसी लोहा क्या होता है, देखो ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, धातु और धातु, लोहा है, तांबा है, पीतल है, ये क्या है, धातु है। तो ये क्या है, ऐसी आयरन धातु, तो ये हो गया अपना केंद्रीय धातु। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये केंद्रीय धातु से लगा है ना, मींस जो केंद्रीय धातु से लगा होता है ये है लगा, तो इसे बोलते हैं लीगैंड, लगा, लीगैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगा हुआ है, इसे लीगैंड हो गया। अपना चैप्टर यहाँ पे हो गया, बात खत्म। अब देखो क्या होगा, अब आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला उपसंयोजन संख्या, तो आपको पहले तो हेडिंग डाल देनी है उपसंयोजन संख्या। आपको लिख देना है यहाँ पे कि उपसंयोजन बंधों की, बंध तो सब जानते हैं, बंध मीन्स बांधना, बंध कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, जैसे अपने बोलते हैं बांधना, बंध मीन्स बांधना। तो आप लिख देंगे उपसंयोजन बंधों की संख्या को, देखो उपसंयोजन में यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्या भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बस बंध याद रखना है, बंध मीन्स बांधना। देखो बांधी तो रहे, वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ ई के साथ सी एन को बांध रहे हैं, और बांधेंगे कैसे, बंध बनाकर, ठीक है, तो बांध रहे हैं। तो हम लिख देंगे भाई उपसंयोजन बंधों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। करो फैशन याद, ये वाला चैप्टर भी हो गया, याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखो, यहाँ पे बोले अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो इसका भी आप लिख देंगे कि भाई ये अनुचुंबकीय है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, ये प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है आपको, बात खत्म। आगे हम बात करें, प्रत्येक है ये, प्रत्येक के उदाहरण देते हुए समझाना है आपको, क्या, समन्वय समूह, लिगैंड और उपसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या को तो अभी हमने देख लिया, बात खत्म। अब आता है लिगैंड। देखो लिगैंड को मैंने बता दिया, जो केंद्रीय धातु से लगा हुआ है, लगा हुआ मीन्स लिगैंड। तो क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे भाई जो केंद्रीय धातुओं से लगा हुआ होता है, लगा हुआ या जुड़ा हुआ, बात वही है। तो जो केंद्रीय धातु से लगा हुआ होता है या जो केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ होता है उसे लिगैंड कहते हैं, सिंपल। फिर आता है समन्वय समूह, समन्वय समूह। अब देखो समन्वय समूह में क्या करना है, समन्वय समूह में क्या करना है, इतने को हम बोलते हैं समन्वय समूह। ये अपना क्या है, अंदर वाला समन्वय समूह। तो समन्वय समूह में आपको क्या दिख रहा है, केंद्रीय धातु और लिगैंड। मैंने बोला फैशन करो याद, चैप्टर खत्म। तो ये क्या है पूरा, ये है अपना समन्वय समूह। तो आप सिंपल में लिख दोगे केंद्रीय धातु और लिगैंड मिलकर समन्वय समूह बनाते हैं। तो आप लिख देंगे भाई केंद्रीय धातु तथा लिगैंड मिलकर समन्वय समूह बनाते हैं, ठीक है। मैं लिखकर इसलिए नहीं बता रहा कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम का टाइम है 1 भी मिनट खराब हो, इसीलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब आता है एक दंतुर, द्विदंतुर और उभय दंतुर। करो फैशन, करो फैशन, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया, 4 एंड 6 हो गया, ये हो गया, राइट। अब देखो एक का मीन सबको पता है, एक होता है, दुई का मीन्स 2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाई लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, या लिख देंगे लिगैंड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फिर आप लिख देंगे भाई, पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक दंतुर लिगैंड,
इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको पता है लिगैंड केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है। तो हम किसी से जुड़े हैं तो हम अपनी एक साइड से भी जुड़ सकते हैं, हम अपनी दोनों साइड से भी जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी से मैं इस साइड से जुड़ गया, ये फ्री है साइड मेरी। हो सकता है कि मैं किसी से इस साइड से जुड़ गया, दोनों साइडों से जुड़ गया, तो दो साइडों से जुड़ गया ना। तो यहाँ पे भी यही होता है। मैंने बोला ना सिंपल लाइफ को देख लो, बस केमिस्ट्री को भूल जाओ, पूरा पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जुड़ रहा है, तो ये एक साइड से भी जुड़ सकता है, बहुत से ऐसे होंगे दो साइड से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंबल बता रहा है वो एक दंतुर मतलब एक साइड से जुड़ा है, तो आपको लिख देना है ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु से एक साइड से जुड़े होते हैं एक दंतुर लिगैंड कहलाते हैं। फिर आता है द्विदंतुर में भी आपको ऐसे लिख देना, द्वि का मतलब दो, ये दो साइड से जुड़ा होगा, तो आपको लिख देना है भाई ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु से दो साइड से जुड़े होते हैं द्विदंतुर लिगैंड कहलाते हैं। फिर आता है उभय दंतुर। अब क्या आता है, अब आता है भाई उभय दंतुर लिगैंड। इसमें क्या है, अब यहाँ पे तो फिक्स है भाई कि एक साइड से जुड़ेगा या दो साइड से जुड़ेगा। बहुत से इंसान ऐसे भी तो होते हैं किसी भी साइड से जुड़ सकते हैं वो तो आके। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे भाई कि ऐसे लिगैंड जो किसी भी साइड से जुड़ सकते हैं उसको हम उभयदंतुर लिगैंड कहते हैं। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, केमिस्ट्री को हटा के मैं जनरल भाषा में ले आया, लेकिन अपना आंसर 100% सही है और मार्क भी आपको 100% मिलेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखना है कलर को चॉइस करो। क्या लिखना है, कलर को चॉइस करो, चॉइस करो। तो कलर से आ गया Cl का ला, कलर आ गया तो Cl, तो पहले वाले का उदाहरण Cl हो गया। को का मतलब CO को हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं ये, यहाँ पे देखो दो है तो दो लगा दिया, ठीक। ऊपर भी यहाँ पे दो लगा दिया माइनस लगा के, और दो और दो कितने हो गए, चार लगा दिया। तो पहले वाले का एग्जांपल ये और दूसरे का एग्जांपल ये, बस याद रखना है कलर को चॉइस करो। ये हो गया, बात खत्म। तो इस तरह से हमने दो पॉइंटों से दो चैप्टर के आंसर निकाल दिए। तो आप कंप्लीट वीडियो को करने के बाद अच्छे मार्क केमिस्ट्री में ले आएंगे। इसके बाद बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री की एक और स्पेशल क्लास में आपको देने वाला हूं, उसमें हम पूरे केमिस्ट्री के आंसर निकालेंगे बिना पढ़े। आप इस क्लास को देखने के बाद भी अच्छे मार्क के साथ पास हो जाओगे, लेकिन और अच्छे अगर मार्क लाने हैं तो आपको वो वीडियो भी देखना पड़ेगा। बात खत्म। अब आता है देखो, अब ये है, ये अपनों को बहुत अच्छे मार्क दिला के जाता है, बहुत अच्छे मार्क दिला के जाता है। यहाँ पे आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है, सिंपल सा। यहाँ पे प्रोटीन पे पूछ लेता है, या यहाँ पे भाई विटामिन पे पूछ लेता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो प्रोटीन के बारे में कोई नहीं जानता, आजकल सब क्या कर रहे हैं, सब मोस्टली जिम पे लगे हुए हैं बॉडी बनाने पे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, उसने बोला है मुख्य स्रोत, स्रोत किस किस से मिलता है, तो भाई ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो स्रोत क्या होता है, शाकाहारी किस किस से ले सकते हैं भाई, यहाँ पे पनीर से ले सकते हो, दूध से ले सकते हो, दही से ले सकते हो, इससे ले सकते हो, इससे ले सकते हो, सिंपल सी बात है ये आप याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि पनीर किसे कहते हैं, दूध किसे कहते हैं, दही किसे कहते हैं, तो सबको पता है। और यहाँ पे देखो शाकाहारी इनसे लेते हैं, मांसाहारी यहाँ पे इससे लेते हैं, बात खत्म। अंडे से ले लेते हैं और चिकन से ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल थियोरिकल है, आप इसको तो चुटकियों में याद कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बात करना है भाई इसमें पाए जाने वाले तत्व, तत्व मैं ट्रिक से कराऊंगा। आप लिखो हॉकी, हॉकी स्टार्ट करो, हॉकी स्टार्ट करो मतलब हॉकी वाला गेम स्टार्ट करो। तो यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया O, यहाँ पे क्या हो गया C। ये एक नंबर है, एक नंबर मतलब बहुत कम नंबर है, इसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे S ले लो, तो आप लिख देंगे कि भाई इसमें जो तत्व पाए जाते हैं HOCS पाए जाते हैं। लो हॉकी भी स्टार्ट हो गई। अब आते हैं क्या भाई, प्रोटीन के महत्व क्या क्या है, तो सिंपल सी बात है, सबको पता है भाई, क्या प्रोटीन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मिलती है कि मिलती है, शरीर का निर्माण होता है। तुम्हें पता है जब जिम करते हैं तो प्रोटीन लेते हैं जिससे क्या हो, शरीर का निर्माण हो। तो ये आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको एंजाइम वाली ये वाली कंडीशन समझ नहीं आ रही तो आप इसको छोड़ सकते हो। हड्डियां मजबूत होना आप लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे शरीर का निर्माण तो आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो,
कि भाई प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है और हमारा शरीर जो होता है तंदुरुस्त बनता है, एकदम अच्छा होता है। तो सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख देना। यहाँ पे देखो ऊर्जा, यहाँ पे अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल में लिख देना। प्रोटीन, हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे कार्यों के लिए जरूरी होती है, आप ऐसे लिख देंगे इसको सिंपल। हड्डियां मजबूत होना, आप लिख देंगे सिंपल में। प्रोटीन खाने से हमारी हड्डियां क्या होती है, मजबूत होती हैं, सॉलिड होती हैं, जिससे हमारा शरीर और भी अच्छे से काम कर रहा है। बात खत्म, सिंपल। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये सब थ्योरिकल है, आपको ये याद करना है, बिल्कुल सिंपल है, थ्योरिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो, जनरल है बिल्कुल। यहाँ पे देखो आ गया हमारा विटामिन वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, स्रोत, उनके द्वारा होने वाले रोग, बिल्कुल सिंपल है भाई। विटामिन वाला तो सब जानते हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, सबको पता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ याद करना नहीं है, सिंपल सी यहाँ पे बात है। बस यहाँ पे स्रोत और उससे होने वाला रोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं सब कुछ लेकर आया हूँ ऐसे करके, तो बस आपको ये देख लेना है कि भाई विटामिन का नाम क्या है, जैसे विटामिन ए है अपना, ठीक है। जैसे अगर ये रासायनिक नाम याद ना हो उसे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये स्रोत किस किस से मिलता है, गाजर से मिलता है, दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, तो ये तो सिंपल सी बात है, सब याद कर सकते हैं। और इससे होने वाला रोग, इस तरह से टेबल आपको दे रखी होगी, वहां पे देख लें, बात करते हैं। तो ये 5 मार्क की क्वेश्चन है प्रोटीन वाला, और ये आप जरूर करके जाए। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लिक अम्ल। देखो न्यूक्लिक अम्ल को सिंपल में कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल में लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए आरएनए होते हैं उनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अगर कोशिका भी समझ नहीं आती तो हमारा शरीर तो समझ आता है ना, तो आप लिख देंगे हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए आरएनए पाए जाते हैं उनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, बिल्कुल सिंपल, बात खत्म। ऐसा समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या है और कैसे हम कर सकते हैं। अब लिखना है हम कार्य, तो देखो यहाँ पे पहला लिख देंगे लक्षणों की, तो आपको पता होगी कि हमारे माँ बापों से जो लक्षण होते हैं वो हम में आते हैं, ठीक है। उनके 2 आंखें, हमारे भी 2 आंखें, उनके 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, तो लक्षण उनसे आते हैं ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल में क्या, यहाँ पे जैसे ये समझ नहीं आ रही है तो आप लिख देना लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना। फिर आप लिख देंगे कि अनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का काम इनका होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लाइन को तो बढ़ा सकते हैं और भी आगे। फिर आता है प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण समझ नहीं आता तो निर्माण तो समझ आता है, प्रोटीन तो सबको पता है, निर्माण तो समझ आता है, तो आप हेडिंग डाल देंगे प्रोटीन निर्माण में। फिर लिख देंगे आप सी बात है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत सा आवश्यक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस तरह से आगे बना के लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको थ्योरिकल कर लेना है। ये लिपिड वाला, ये सब सिंपल थ्योरिकल है, जिसको आप एक बार पढ़ भी लोगे ना तब भी लिख दोगे। फिर आता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं। फिर आता है अपना ये वाला कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन, शर्कराएं और अशर्कराएं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या आप लिख सकते हैं कि जो स्वाद में मीठे होते हैं उनको शर्कराएं बोलते हैं, और जो स्वाद में मीठे नहीं होते उनको अशर्कराएं बोलते हैं। अब बात रही एग्जाम्पल की, तो ग्लूकोज सबको पता होता है, तो ग्लूकोज एग्जाम्पल हो गया, फ्रक्टोज एग्जाम्पल हो गया शर्करा का और अशर्करा का। देखो स्टार्च, स्टार्च एग्जाम्पल होता है, और इंसुलिन, इंसुलिन सबको पता है क्योंकि डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनमें इंसुलिन दिया जाता है, तो इंसुलिन, तो दोनों के एग्जाम्पल हो गए। पहले वाले का ग्लूकोज फ्रक्टोज और दूसरे वाले का आप एग्जाम्पल कर देंगे यहाँ पे स्टार्च और इंसुलिन। अब ये चैप्टर भी देखो हम एक ही पॉइंट से निकालने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। देखो उत्पाद, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, ये तो सबको पता होता है, कोई प्रोडक्ट हिमालय वाला है, कोई किसी का है, कोई किसी कंपनी का है, तो प्रोडक्ट सबको पता होता है। उत्पाद समझ नहीं आता, प्रोडक्ट जनरल लाइफ में सबको पता होता है। अब आता है अभिकारक, अभिकारक की बात आती है, अगर ये नहीं याद है तो अभी, इसे देखो कैसे याद करोगे, अभी, अभी का मीन्स बिल्कुल अभी, ठीक है, और कार का मीन्स यहाँ पे कार, तो इसका मतलब हमें अभी कार चाहिए, हमें अभी बिल्कुल अभी कार चाहिए एक न्यू, और काओ लगा दो तो हो गया अभिकारक और उत्पाद, सिंपल सी बात है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, उत्पाद याद नहीं तो प्रोडक्ट सबको पता है। अब होता क्या है देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम सेब का जूस निकाल रहे हैं, सेब का जूस निकाल रहे, तो हमने सेब लिए, ठीक है। मान लो कि सेब की मशीन में जब सेब को डाला तो उससे हमारा जूस बन गया,
जूस बन गया। अब सेब से जूस बना है, तो सेब क्या है? अभिकारक, और जूस क्या है? उत्पाद। इसका मीन्स जिससे बनता है वो होता है हमारा क्या? वो होता है हमारा अभिकारक, और जो बनता है वो होता है हमारा उत्पाद। बस इतना ही याद करना है, बात खत्म। फिर क्या करेंगे आप देखो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। कहने का मीन्स ये है, जब हम सेब से उसका जूस बना रहे हैं तो किसी गति से, किसी स्पीड से तो बना रहे होंगे। हो सकता है हम स्लो स्लो बना रहे हो सकता है हम तेज तेज बना रहे हो सकता है हम और तेज बना रहे हो। तो जब हमारा अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसकी कोई गति, कोई स्पीड तो होती है ना उसको। बस इतना ही आपको समझना है। उसको बोलते हैं गति, स्पीड, वेग। आपको गति भी याद ना रहे, वेग भी याद ना रहे, तो स्पीड तो याद रहेगी ना, तो स्पीड लिख लेना, क्योंकि स्पीड जनरल अपनी लाइफ का वर्ड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेग बराबर क्या? अभिकारक। ये अभिकारक तो याद हो गया आपको, और वेग आपको पता चल गया। भाई कोई चीज बनेगी तो किसी ना किसी स्पीड से तो बनेगी ना वो। ये हो गया। कारक मीन्स के, तो यहाँ पे के लगा दिया और इसको बंद कर दो। बस ये जो मैंने ट्रिक बताई है उससे याद कर लो, आपका चैप्टर ये समाप्त, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे आप निकालते हैं आंसर। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो हेडिंग डाल दी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, डालिए हेडिंग। आप लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग का जो स्थिरांक होता है उसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्वेश्चन से आंसर निकाल दिया हमने। हमने क्या लिखा? हमने लिखा भाई अभिक्रिया के वेग का जो स्थिरांक होता है उसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर? फिर आते हैं यहाँ पे, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो शून्य भी यहाँ पे लिखा हुआ, कोटि भी यहाँ पे लिखा हुआ, अभिक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ, हम तो इससे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो आप डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, हेडिंग डाली, फिर लिखेंगे अभिक्रिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसी अभिक्रिया, वेग भी आपको पता है, वेग तो आपको पता है, तो आप लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग शून्य पर निर्भर करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे घात ये वो समझ ना आए तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख देंगे क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग शून्य पर निर्भर करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? क्वेश्चन से आंसर हम निकाल देंगे। फिर आपको एग्जांपल याद होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो यहाँ पे अभिकारक, यहाँ पे लिखा आपने उत्पाद, और इक्वेशन मैंने इसीलिए आपको याद कराया। यहाँ पे वेग, उसकी स्पीड, और भैया यहाँ पे अभिकारक, शॉर्ट में इसको बंद कर दो कहीं भाग ना जाए, और कारक पे कहा आता है तो के। ठीक है, शून्य, शून्य का मीन जीरो, तो यहाँ पे आप जीरो लगा दो, बात खत्म, क्वेश्चन से आंसर बन गया। उसके बाद आता है प्रथम कोटि, बिल्कुल सेम है। प्रथम का मीन्स होता है वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पे लिख देंगे ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग प्रथम पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात खत्म। वही यहाँ पे लिखेंगे आप अभिकारक, एरो लगाएंगे यहाँ पे, उत्पाद लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे वेग बराबर अभिकारक लिख देंगे, और इसे बंद इसलिए करना है क्योंकि ब्रैकेट्स में कभी ये भाग जाए अभिकारक। अभिकारक, कारक मीन्स के। अब यहाँ पे क्या है? प्रथम मीन्स वन, तो यहाँ पे वन लगा देंगे, लो हो गया। अब आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण आपको लिखने हैं, और वो भी बिना याद करे। जैसे देखो, प्रथम का मीन्स क्या होता है? वन, तो इसमें वन भी दिया हुआ है, कोटि भी दिया हुआ है, हमें मतलब नहीं कि कोटि क्या है, हमें तो पता है वन, वन मीन्स एक। ठीक है, तो आप पहले लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण। फिर आप लिखेंगे, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है, अभिक्रिया भी दे रखा है ना, तो हम लिख देंगे ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है। हमने कुछ याद नहीं किया, क्वेश्चन से आंसर निकाल दिया। लिखा हुआ है, अभिक्रिया भी लिखा हुआ है, कोटि भी लिखा हुआ है, एक भी लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया भाई ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है। फिर दूसरा लिखना है हमें यहां पे इसका समीकरण, इसका समीकरण। देखो समीकरण 12th में हो, समीकरण तो पता होता है, जो रिएक्शन करते हैं, अपने जो रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शन समीकरण। तो इसका समीकरण मीन्स यहाँ पे कौन सा समीकरण की बात कर रहे हैं अपने? वेग समीकरण। तो आप लिख देंगे इसका वेग समीकरण। वेग समीकरण क्या होता है? अभी निकाला था आप लोगों ने, वेग बराबर अभिकारक को फिर से बंद कर दो, भाग भी सकता है ये ब्रैकेट में, कारक मीन्स के,
और यहाँ पे प्रथम है तो 1 लगा दिया, तो इसका वेग समीकरण यह होता है। बात खत्म। तीसरा आता है भाई कि देखो, अगर आपने सेब ज्यादा लिया तो सी बात है आपको जल्दी जल्दी उसका जूस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं आपके पास, है ना। तो अगर मात्रा ज्यादा हुई तो सी बात है क्या होगा, स्पीड तेज करनी पड़ेगी, आपको जल्दी निकालना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अभिकारक, तो आपको पता है ना अभिकारक की मात्रा अधिक होती है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। अभिकारक मीन सेव की मात्रा ज्यादा होगी तो आपको जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा, तेज तेज क्रिया काम तेज करना पड़ेगा। यहाँ पे ओके। चौथा है भाई, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। खुद से सोचो, आप धूप में काम कर रहे हो, जितनी तेज धूप पड़ेगी इतना आप तेज तेज काम करोगे, आप सोचोगे भाई जल्दी काम निपटा के घर जाओ। तो ये जनरल लाइफ के पॉइंट है जो केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं और बहुत बेटर स्कोर हम ला सकते हैं। तो आपको लिख देना है क्या कि ताप अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। लोगे कुछ भी याद नहीं किया, मैंने बोला एक पकड़ूंगा पॉइंट, आंसर सब खत्म। यहाँ पे देखो, आभासी एकणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो आप लिख देंगे ऐसी अभिक्रिया जो आभासी रूप से एक अणुक होती है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल में समझ लो, क्या ऐसी अभिक्रिया जो आभासी रूप से एक अणुक होती है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन से आंसर मिल गया। ये होती है टेक्नोलॉजी। अब आता है आणविकता और कोटि में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ध्यान रखना, और मैं करा भी रहा हूं बिना पढ़े, आपको क्या टेंशन है। देखो यहाँ पे क्या, आणविकता कोटि, हमें नहीं पता आणविकता क्या है और हमें नहीं पता कोटि क्या है, लेकिन हमें पता है ये दो है। देखो एक ये है और एक ये है, हमें पता नहीं क्या है लेकिन हमें पता है दो है। जैसे दो इंसान है भाई, ठीक है, तो दो है वो, इसी तरह ये दो है लेकिन हमें नहीं पता क्या है, हमें तो आंसर देने से मतलब। कैसे देखो, अब दो इंसान है, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सीधी बात है, इसमें कौन सी बात है, ये तो अपनी लाइफ की बात है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, पहले तो आप लिख देंगे आणविकता एवं कोटि में अंतर। पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि आणविकता एवं कोटि समान भी हो सकती है, समान हो सकती है, दो इंसान समान हो सकते हैं भाई। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे, आप लिखेंगे आणविकता एवं कोटि भिन्न भी हो सकती है, या आप लिख देंगे अलग भी हो सकती है, सिंपल भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा पॉइंट आता है, जैसे ये कोटि है, कोटि कोटि जैसे मैं ये पहनते हो, जैसे बंडी बोलते हैं सिंपल भाषा में, बंडी, लड़कियां जो पहनती है इस टाइप की उसे बोलते हैं कोटि। जैसे कोई लड़की है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, उसके पास कोटि नहीं है, उसके पास कोटि की जगह जर्सी है, तो उसके पास कोटि कितनी हुई, कोटि शून्य है उसके पास, क्योंकि उसके पास जर्सी है। तो कोटि शून्य भी तो हो सकती है ना, हो उसके पास जर्सी हो, तो सिंपल सी बात है। याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा सिस्टम बिठाया है जिससे हम बिना पढ़े बहुत हाईएस्ट मार्क लाए, क्योंकि मैं आईआईटी नीट का एक्सपर्ट हूँ, आप टेंशन ना लो, मुझे पता है आंसर अपना सही जा रहा है, लेकिन आपको आंसर देने का तरीका मैं अपने स्टाइल से बता रहा हूँ। तो हम लिख देंगे कि कोटि शून्य भी हो सकती है, कोटि शून्य भी हो सकती है मीन्स उसके पास जर्सी भी हो सकती है, कोटि शून्य भी हो सकती है, ये इसका उल्टा होता है। तो आप लिख देंगे आणविकता शून्य नहीं होती है। लो, यहाँ पे कोटि और आणविकता में अंतर हो गया, बात खत्म। तो ऐसे निकालते हैं अपने बड़ी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी से किसी के आंसर। अब देखो इसका भी आंसर निकालेंगे बहुत ही अच्छे से, बिना पढ़े। यहाँ पे देखो क्या है, अभिक्रिया का वेग, अभी हमने देखा था कि भाई अभिकारक मींस सेव किसी स्पीड से अपने जूस में बदल रहा था, तो हम लिख देंगे कि अभिकारक जिस गति से अपने उत्पाद में बदलता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। काम खत्म। फिर आता है यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिख देंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का प्रभाव, हेडिंग डाल दी। अब आगे कैसे लिखना है, देखो बड़ा सिंपल सा है, इसी में आंसर छुपा है इसका। देखो पहले डालेंगे आप सांद्रता,
डाली भाई सांद्रता, चलो सांद्रता डाल दी। फिर डाला हमने ताप, सॉरी यहाँ पे, फिर डाला हमने ताप, ताप डाला, बहुत बढ़िया। फिर डाला हमने उत्प्रेरक, देखना आंसर करेक्ट और इसी से निकाल देंगे, ठीक है। अब हमें दे रखा है अभिक्रिया भी दे रखी है और उसका वेग भी बता रखा है, हमें या तो कुछ करना नहीं है, तो हम लिख देंगे सांद्रता भी दे रखा है, तो हम लिख देंगे भाई सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। हम लिख देंगे ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। हम लिख देंगे उत्प्रेरक से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कहने का मीन्स ये है, पूरे में बस लिख देना है बढ़ता है, बढ़ता है। लोगों के आंसर ये 3-3 मार्क में पूछे जाते हैं, लिख दिया हमने तीनों को, सब पे लगा दिया भाई, इससे भी वेग बढ़ता है, इससे भी वेग बढ़ता है, इससे भी वेग बढ़ता है, बात खत्म, आंसर क्लियर और करेक्ट। अब बात आती है दाब की, अब बात आती है दाब की। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आप जनरल लाइफ पे पहुंच जाओ, क्या आप किसी के दबाव में काम करना चाहोगे? नहीं, सबको फ्रीडम चाहिए, तो आप लिख देंगे भाई कि दाब से अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बात खत्म। तो क्या लिख देंगे आप, दाब, दाब से अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तीनों में बढ़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको पता है कि आप दाब में काम करोगे नहीं ना, बस बात यहाँ पे खत्म। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपके डी एंड एफ ब्लॉक, उपसेशन योगी, जय बड़ो मीन्स 4 चैप्टर के आंसर निकलवाए हैं, और अपना ये रासायनिक बलगतिकी 4 चैप्टर के आंसर हमने यहाँ पे निकलवाए हैं, वो भी बिना पढ़े, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके आएंगे ही आएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का आप यूज करें और हाईएस्ट मार्क लेके आए, तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री के सभी के आंसर निकलवाने वाला हूँ, बड़े सिंपल लैंग्वेज में, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, इससे भी आप वीडियो से पास हो जाएंगे, लेकिन आपको और अच्छे मार्क दिलाने का मेरा प्लान है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ज्वाइन रखें चैनल को, आपसे कुछ नहीं आता, नो टेंशन। इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे, बहुत अच्छे मार्क लाएंगे, इतने मार्क आएंगे जितने पूरे साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।